तो कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको सबका स्वागत करना चाह रहा हूँ। और मैं गुलशन शर्मा हूँ, सहकारिता प्रशिक्षण समूह से हूँ। आज का शीर्षक है डेयरी फार्मिंग का आर्थिक प्रबंधन। इस संदर्भ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर जिग्नेश शाह तथा आशुतोष सिंह, जो कि हमारे एसएएस ग्रुप से हैं, जो आपको इस बारे में संबोधित करेंगे। तो अभी मैं दरखास्त करना चाहता हूँ डॉक्टर जिग्नेश शाह और डॉक्टर आशुतोष सिंह को ये अपने कार्यक्रम को शुरू करें। धन्यवाद सर। मैं जिग्नेश शाह, क्षेत्रीय अध्ययन एवं सर्वेक्षण ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। आज का जो विषय है डेयरी फार्मिंग का आर्थिक प्रबंधन, इस विषय की उपयोगिता क्या है, क्या इसकी जरूरत है, हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे, पहले हम वो जानते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ऐसा है कि हमारे घर में अगर जो भी पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी है, तो हम उसका जो रख रखाव और उसका पशुपालन जो करते हैं, उसमें हमको बहुत सारे किसान भाई मित्र ऐसे हैं हमारे, जिनको पता ही नहीं है कि कितनी कुल लागत लगी है ये दूध पैदा करने में। हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये हम जो पशुपालन कर रहे हैं इसमें हमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो भी हमको बहुत सारी जगह पे हमको पता नहीं है, या कुछ कुछ इसके पहलू ऐसे हैं जो हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये हमें ध्यान देना क्यों जरूरी है। हर बार आप जानते हैं कि दूध का जो रेट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। आप जो पशु को चारा खिलाते हैं, पशु का आहार होता है, उसका भी भाव ऊपर नीचे, उसका भी रेट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आपने कुछ लागत लगाई है, कुछ मूडी लगा, कुछ आपने कैपिटल डाला है, जो पैसा डाला है, आपने जानवर खरीदा है या वो सब है, उसके लिए भी आपने कहीं से मान लो कि लोन लिया है, या आपने जो घर के पैसे लगाए हैं, तो उस पे भी आपको उसकी इंटरेस्ट की इनकम गिननी चाहिए उसके बारे में। तीसरी बात यह है कि, चौथी बात यह है कि आपका पशु किस तरह का है, उसकी दूध उत्पादकता कैसी है, उसका खाना पीने का खर्चा क्या हो रहा है, हर एक पशु का अलग से, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा किस तरह से हो रही है, उसका टीकाकरण है, ये है, सबके लिए कुछ ना कुछ पैसा लगता है, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। ये कंडीशन में हमें क्या जानना जरूरी है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं, हमारा जो समय लगा हुआ है, हमारा जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं, उसकी सही, उसके लिए सही हमें मुनाफा मिल रहा है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम जो आर्थिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग का, तो उसके दो पहलू हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पहलू है कि जो हम ऑर्गेनाइज वे में एक डेयरी फार्म बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या है कि 10 जानवर, 20 जानवर, 30 जानवर, 40 जानवर का जो हम फार्म लगाते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। और वही चीज लागू होगी जो हम दूसरी हम जो बात करेंगे, वही चीज जो हम घर के अपने घर में दो चार पशु रखते हैं और उसका किस तरह से जो काम होता है और उसमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में सबसे पहले है कि हमें क्या कौन कौन से पहलुओं का ध्यान रखना है। हमारी जो भी पशुपालन की व्यवस्था है उसमें कुछ 3 प्रकार के प्रमुख पहलू हैं। एक तो निश्चित लागत, जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। दूसरा है परिवर्तनशील लागत, जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और तीसरा है आय, जो कि इनकम का कुछ प्रकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब निश्चित लागत में क्या क्या चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं
कि जैसे जमीन अपनी खुद की जमीन है तो जमीन का किराया कितना लगता है, या अभी किराया हम जैसे मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है आपकी जमीन का, वो हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लगाते हैं जिसके मूल्यह्रास पे हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे पशुधन है, पशुधन का मूल्यह्रास क्या है, पशुशाला जो हमने बनाया है, कैटल शेड बनाया है, उसका क्या है, और हम कुछ उपकरण जो रखे हैं जैसे मिल्किंग मशीन है, चैफ कटर है, कुछ चेन है, रस्सी है, वो सब क्योंकि हम सब खरीद के लाते हैं, घर पे तो कुछ बनता नहीं है, तो उसी का भी हमें मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, जो कोई लोग जनरली नजरअंदाज करते हैं, वो है कि आपके पूंजी निवेश पर जो ब्याज होता है, जो ब्याज की रकम होती है, वो भी आपको निश्चित लागत में गिननी है। अगर आप साइंटिफिकली, आप वैज्ञानिक रूप से अगर आपका डेयरी फार्मिंग का कॉस्टिंग क्या होता है वो जानना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जस्ट इसमें एक चीज बोलूंगा कि जो मूल्यह्रास की हम बात कर रहे हैं, पशुधन, अब ऐसा होता है कि कुछ कुछ जानवर, जैसे जमीन है, जमीन में कभी डेप्रिसिएशन होता नहीं है ना, मूल्यह्रास नहीं, जनरली जमीन का भाव बढ़ता ही रहता है। वैसे ही पशुधन में कुछ पशु ऐसे होते हैं जिसका मूल्य बढ़ता रहता है, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिसका मूल्य ओवर ए पीरियड कम होता रहता है। जैसे पहला लैक्टेशन का पशु है, दूसरा है, तीसरा है, तो उसका मूल्य बढ़ता रहता है, 3 के बाद जो है उसका धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। दूसरी है परिवर्तनशील लागत, जो वेरिएबल कॉस्ट हम बोलते हैं, कि पशु आहार और चारा का जो सबसे बड़ा, आप सबको पता है कि आपका कुल दूध उत्पादन में जो सबसे ज्यादा खर्चा लगता है, जिसकी सबसे ज्यादा लागत लगती है, वो है पशु आहार और चारा, पशु को खिलाने के लिए हम जो ये करते हैं। दूसरा है श्रम लागत। श्रम का जो खर्चा है, लागत जो है, वो हम पारिवारिक एवं मजदूरी पर लिया हुआ, अब मजदूरी पे लिया हुआ है तो आप जरूर गिनेंगे इसको, क्योंकि आपने उसके लिए पैसा दिया है। पर आपका जो पारिवारिक जो आपके लोग लगे हुए हैं, घर की महिलाएं लगी, आप खुद लगे हैं, तो उसका जनरली हम क्या करते हैं, उसका हम कोई मूल्य नहीं लगाते हैं। पर अगर आपको पूरा कॉस्टिंग निकालना है तो आपको उसका मूल्य भी लगाना पड़ेगा कि आप ये काम करने के बजाय आप अगर और कुछ काम करते तो आपको उसमें कितना पैसा मिलता। तो वो आपका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा है गर्भाधान एवं पशु चिकित्सा लागत, ब्रीडिंग एंड वेटरनरी कॉस्ट, जो भी होता है पूरे साल जानवर का, वो आपको गिनना पड़ेगा। बिजली पानी का जो खर्च होता है, आप अगर कुछ खर्चा पे करते हैं उसके लिए, तो वो लगाना पड़ेगा। दूध बिक्री के लिए या पशु आहार लाने के लिए, चारा लाने के लिए आपको जो परिवहन की लागत लगती है, वो भी आपको गिननी चाहिए, और वो परिवर्तनशील लागत में ये सब खर्चे आएंगे। प्लस कुछ मामूली मरम्मत एवं अन्य छोटे मोटे जो खर्चे हैं, है ना, कई जिस जिस साधन आपने लेके आप ये दूध देते हैं या चारा लाते हैं, उसका कुछ मरम्मत करवाया, कैटल शेड अपना पशुशाला है उसका मरम्मत करवाया, तो वो सब खर्चे गिनने चाहिए। और आपने कुछ पैसा जैसे अंदर में रखा है, जो वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, कार्यशील पूंजी, कि आप उतना पैसा अपना घर से लगाते हैं, क्योंकि जब तक आपने कुछ चारा खरीदा या कुछ काम किया, और जब तक पशु आहार खरीदा, और जब तक आपको मिल्क बिल का पेमेंट नहीं आया, तब तक आपका वो पैसा अटका रहा, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको इसमें गिनने पड़ेंगे। तीसरा है इनकम के प्रकार, तो उसमें बेसिकली आप जो दूध की बिक्री करते हैं वो आपकी एक आय का स्रोत है। जो आप गोबर है, मेन्योर है, उसका जो सेल करते हो वो एक अलग सोर्स है। मान लो कि आप उसका सेल नहीं करते हैं, गोबर अपने ही खेत में आप यूज करते हैं, तो वो खेत में जो यूज किया हुआ गोबर है, उसका भी आपको कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, अगर आप पूरा उसका फार्मिंग डेयरी फार्म का कॉस्ट निकालना चाहते हैं। तीसरा और सबसे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेल ऑफ एनिमल, पशुओं की बिक्री। मतलब आप अपने वहां पे जो पशुओं के बछड़े या बछड़ियां या
पाड़े पाड़ी जो भी पैदा हो रहा है उसकी आप कुछ भी पशु की बिक्री करते हैं तो वो एक अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है जिससे आपको पैसा मिलता रहता है, तो वो भी आपको एक गिनना पड़ेगा। और आखिरी है गनी बैग की बिक्री, जैसे कि आप कुछ पशु आहार लाए उसके लिए बैग आया, या आपने जो चारा लिया कुछ कहीं से कुछ है, या आपने जो बीज लिए हैं उसके जो कुछ बैग आए हैं, तो वो सबको आपको गिनना पड़ेगा उसकी अगर बिक्री करते हैं तो। अब ये हो गया हमारा कुल मिला के इतने हम पहलुओं की बात करते हैं। जो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 लीटर दूध में आपको कितना मुनाफा हो रहा है या कितना खर्चा हो रहा है या कितना आपको आय हो रहा है वो जानने के लिए इतने सारे पहलुओं को आपको पहले देखना पड़ेगा। अब हम एक और चीज की बात करेंगे कि हमें डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जैसे योजना के स्तर पे अगर हम एक डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो प्लानिंग के स्टेज पे हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आपके पास जो जमीन है, आपकी आपकी जो भूमि है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने पशु रखने हैं, 10 पशु रखने, 20 रखने, 50 रखने, 100 रखने। आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके पास जमीन की व्यवस्था है उस हिसाब से आप इस पे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है किस प्रकार के पशु रखें, जैसे गाय रखे या भैंस रखे। गाय रखे तो किस नस्ल की रखे, भैंस किस नस्ल की रखे, क्रॉसब्रीड संकर गाय रखे, देसी गाय रखे, या जो हमारी डिस्क्रिप्ट है जैसे गिर हो गई, जाफराबादी हो गई आपकी, वहां पे जैसे साहिवाल हो गई, या भैंस होगी तो मुर्रा हो गई। किस तरह की भैंस आपको रखना है वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन पशुशाला के लिए जगह की व्यवस्था। अब पशुशाला बनाने के लिए आप जितने जानवर की आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से वो जगह की आवश्यकता होगी। मान लो आप 10 जानवर का मतलब फार्म बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि जो 20 या 50 रख रहे हैं उससे आपको कम जगह लगेगी। चारा संग्रहण के लिए जगह की व्यवस्था, क्योंकि आप चारा खरीदोगे, आप पशु आहार खरीदोगे, उसको भी रखने के लिए आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको ये अभी तक हो गया कि आपको टोटल एक कैटल फार्म बनाने के लिए, एक डेयरी फार्म बनाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप साइलेज बंकर बनाना चाहते हैं या गोबर गैस संयंत्र भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ जगह की आवश्यकता होगी, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हो गया कि अब कैटल शेड बनाना है, पशुशाला बनानी है, तो उसके उसमें क्या निर्माण कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या लगेगा, उसकी निर्माण लागत क्या होगी, वो भी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है। देन आपको किस प्रकार के उपकरण आप रखेंगे, जैसे चारा काटने की मशीन मैन्युअल रखेंगे ना ऑटोमेटिक रखेंगे, मिल्किंग मशीन होगी। अब कितने पशु है उसके ऊपर ये सब आधार है कि मिल्किंग मशीन कैसी होगी, 1 बकेट वाली होगी, 2 बकेट वाली होगी, ऑटोमेटिक होगी, फॉगर आप फॉगर एंड वो रखना चाहते हैं कि नहीं, वो सब की कीमत आपको एक प्लानिंग स्टेज पे आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह का आप एक डेयरी फार्म की सेटअप करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो है पशुओं की कीमत, क्योंकि आप आजकल पशुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अच्छे पशु की कीमत बहुत ज्यादा है। तो उस लिए आपको वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि पशुओं की कीमत आपको टोटल आपका जो बजट है, आपका जो टोटल खर्चा है वो देखने के लिए आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी संस्थाएं होती है जो क्या है कि हमारे जैसे नाबार्ड हो गई या और कोई आपकी सरकारी स्कीम हो गई या कोऑपरेटिव के थ्रू आपकी सहकारी समिति सहकारी संघ के द्वारा भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं की जाती है कि आपको लोन मिल जाए, कहीं से बैंक से लोन मिल जाए या कोई गवर्नमेंट स्कीम में आपको पैसा मिल जाए। तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत होती है डेयरी फार्म के लिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से आप बनाएंगे उसके लिए भी हमने आगे जो देखा वो सब तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जैसे बाकी तो हो गया, हमने जो आगे बोला कि कितनी जमीन कितना ये वो सब तो है ही है। उसके अलावा हमें चाहिए कि
ब्यात अंतराल की अवधि हर एक पशु की जो हम बात करते हैं, हम किस दूध उत्पादकता वाले पशु लाना चाहते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और हम पूरा जैसे 10 जानवर का मैंने फार्म बनाया, तो हो सकता है कि अब एक बार गाभिन हो गए, बच्चे हो गए, तो वो धीरे धीरे आपके हर्ड की संख्या, आपकी जो पशुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। अब हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग किया हो वो उस तरह से किया हो कि आपके पास 10 से 15 पशु रखे या इस तरह से हो, और अगर आपके पास पशु की संख्या बढ़ती रहेगी तो फिर आपको रखने का भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको एनिमल कुछ जानवर को बेचना पड़ेगा, कुछ नए लेने पड़ेंगे, उस तरह से काम चलता रहेगा, और आप अपनी जो हर्ड की संख्या है वो आप उस तरह से आप मैनेज करेंगे। तो उसके लिए आप किस तरह के पशु रखेंगे, किस तरह के पशु बेचेंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और वो भी आपको उस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, ताकि उसका जो इनकम होगा, वो सेल से जो आय होगी, वो आपको प्रोजेक्ट में कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका हरे और सूखे चारे का स्रोत, ये सबसे जरूरी है आपके लिए, कि आपका हरे और सूखे चारे का सोर्स आपकी खुद की जमीन से पैदा होगा या आप उसको खरीद के लाएंगे। मान लो कि आपकी खुद के पास उतनी जमीन है जिससे आप हरे और सूखे चारे, आपने जितने भी पशु का फार्म बनाने का जो तय किया है, आपके पास उतनी पर्याप्त जमीन है जिससे आप हरे और सूखे चारे सूखा चारा निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, आपका जो उसका खर्चा होगा वो उस हिसाब से होगा। पर अगर आपको वो वही चीज, अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपको खरीद के लाना है, तो उसका खर्चा उस तरह से लगेगा, क्योंकि जो आप अपने खेत में जो पैदा करेंगे उसके लिए स्वाभाविक रूप से कम खर्चा लगेगा। अगर आप बाहर से खरीद के लाते हैं तो उसके लिए खर्चा बढ़ सकता है। तो आपको ये भी बहुत जरूरी है कि वो स्रोत कहाँ क्या है आपका हरे और सूखे चारे का, और उस हिसाब से उसका फिर कॉस्टिंग करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको श्रम का स्रोत, जैसे परिवार के सदस्य ही ये काम करेंगे, या आप बाहर से उसको मजदूरी पे लाके उनसे काम करवाएंगे, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि जो परिवार के सदस्य है उसका खर्चा उस तरह से हम उसको रखेंगे, जो बाहर से आएगा उसको उस तरह से होगा। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात जो हमने अभी तक देखा है, कि कोई भी डेयरी फार्म को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपके पास लेबर की कंटिन्यूअस उपलब्धता, कि आपका जो श्रम है, मतलब जो लेबरर्स हैं, वो आपके पास कंटिन्यू, ये 365 दिन का काम है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें रविवार को छुट्टी होती है या उस दिन जानवर दूध नहीं देता, वैसा तो है नहीं। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये सब में है, दो चीज है। हर एक ये डेयरी फार्म अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दो चीज का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में लेबर की अवेलेबिलिटी हो, और आपका हरा और सूखा चारा जो फीड और फॉडर है वो कहाँ से आएगा, और उसके लिए आपको क्या खर्चा करना पड़ेगा। वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे ब्याज का दर, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि आप कुछ बहुत सारा लोन लेंगे और पैसा अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो आपको उस पे भी आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो वो भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमने आगे जिस तरह से देखा कि मूल्यह्रास विधि, कि पशु उपकरणों और पशुशाला में किस तरह से आप मूल्यह्रास का मेथड यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे बोलता है कि मतलब हमने बहुत सारी जगह पे देखा है कि पहले 3 लैक्टेशन में पशु का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है, पशु का हम वही का वही मूल्य रखते हैं। फिर चौथे पांचवे छठे लैक्टेशन में अगर पशु है तो उसके कुछ 10% के आसपास उसका मूल्यह्रास होता है, उसके आगे जाता है तो 20% के हिसाब से होता है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि पूरे साल के शुरुआत में मेरे पास जितने पशु हैं सबका मार्केट रेट क्या है वो हम निकाल लेते हैं। एक साल खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर में हम फिर से इवेल्युएशन करते हैं कि आज की तारीख में मेरे पास जितने पशु है उसका मार्केट रेट क्या है, और वो जो दोनों का जो टोटल का डिफरेंस आया उसको हम या तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे या उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, कहीं पे एप्रिसिएशन भी होता है। सो अलग अलग उसकी विधि है, आप कोई भी विधि यूज करके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यूज बना सकते हैं।
अच्छा, और कोई भी डेयरी फार्म एस्टेब्लिश करने के लिए जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके सबसे जो 4 मुख्य संकेतक है, प्रमुख संकेतक है, वो है कि परिचालन लाभ, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से बैठता है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट किस तरह से बैठता है, निवेश फल प्रतिफल, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम आरओआई इसको बोलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का आरओआई होता है, और आंतरिक प्रतिफल की दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम इसकी बात करेंगे। तो ये 4 प्रमुख जो संकेतक है, उसके बेस पे आपका पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इवेल्युएशन होता है, आपका पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका देखा जाता है, जो भी लोन दे रहा है उसका। अब हम आपको बताएंगे कि 10 गाय और 20 गाय के लिए जो मॉडल डेयरी फार्म संबंधित प्रोजेक्ट का प्रारूप है, वो हमारे डेयरी नॉलेज पोर्टल पे उपलब्ध है। ये ऑलरेडी हमने वहां पे भी एक बना के रखा हुआ है, और इसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। आप ये एक प्रारूप देख लीजिए, जो हमने बोला है कि ये 10, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं तो आपको दिखाई दे, ये 10 गाय के फार्म का हमने एक रिपोर्ट बनाया है, जिसमें हमने ये माना है कि इसमें गोबर गैस भी रहेगा, गोबर गैस का प्लांट भी बनेगा। इसके लिए जो जमीन की रिक्वायरमेंट है, जो कैटल शेड बनाने के लिए स्टोरेज, साइलेज बंकर और ये गोबर गैस प्लांट के साथ, वो करीब 2325 स्क्वायर फीट की जगह हम मान के चलते हैं कि ये चाहिए आपको। और ये पूरा हमने जो एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ ये पूरा वर्कआउट किया है कि आपके पशु किस तरह से बदलेंगे, हर एक पशु के लिए कितनी घूमने के लिए जगह चाहिए, आपके जो बछड़े हैं उसको रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, और आपका जो स्टोरेज है उसके लिए 10 गाय के फार्म के लिए आपको किस तरह का वो चारा और उसके संग्रहण का स्टोरेज रखना पड़ेगा, वो पूरा हमने बना के हमने ये वर्कआउट किया है कि 2325 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, और हर एक के लिए क्या पैसा लगेगा, किस तरह से होगा, कुल प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, मतलब कुल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा अगर आप उसी तरह से करते हैं तो, और ये हर एक साल में कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा, हर एक हेड में, हर एक साल में कितना वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो परिवर्तनशील लागत है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर एक आइटम में कितना कितना लगेगा। हमने इसमें ये माना है कि जो फॉडर का कल्टीवेशन होगा वो हमारी जमीन पे होगा, वो हम खरीद के नहीं लाएंगे। तो उस हिसाब से हमने इसका पूरा कॉस्टिंग बनाया है। आपका जो आय का स्रोत है, वो कैसे उसकी आय होगी, वो हमने यहाँ पे बनाया है। और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, परिचालन लाभ और वो सबका नेट प्रॉफिट, उसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा जो पोर्टल में है, ये पूरा 10 गाय के लिए और 20 गाय के लिए ये पूरा अवेलेबल है। आगे हम बात करेंगे, ये हो गया, यहाँ तक हम जो बात कर रहे थे वो हो गया कि हम एक पशु मतलब एक डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं फुल फ्लेजेड तरीके से, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आगे हम बात करेंगे जो हम परंपरागत जो पशुपालन करते हैं, उसमें अगर आपको पूरा ये कॉस्ट, पूरा आपको खर्चा कितना लगता है, आपको क्या आय होता है, क्या मुनाफा होता है, क्या नुकसान होता है, वो अगर जानना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें आप किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि उसमें जैसे ये है, हम जो इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, कि पूंजी निवेश की बात करते हैं, वो सब होता नहीं है। तो उसके लिए आपको अगर जानना है तो आप किस तरह से करोगे, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और हमारे जो मित्र है डॉक्टर आशुतोष सिंह, वो इसके बारे में आगे चर्चा ले जाएंगे। तो मैं आशुतोष सिंह से निवेदन करता हूं कि वो ये आगे इसके बारे में अवगत कराएं सबको। धन्यवाद सर। सबको मेरा नमस्कार। और मित्रों, अभी आपने देखा कि जिग्नेश सर ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके रहे कि बहुत सारे सवाल समय समय पर अलग अलग लोगों से ये पूछे जाते रहते हैं कि मुझे 10 गाय का या 20 गाय का एक डेयरी फार्म बनाना है, उसमें किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बनाएं, या आगे चल के हमें किसी भी वित्तीय माध्यम से कोई भी ऋण लेना है,
या व्यवस्था करनी है तो उसको हम किस तरीके से करें। तो साहब ने अभी जो है इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, एनडीडीबी के नॉलेज पोर्टल पर ये चीज उपलब्ध है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो साहब ने बताया कि अभी जो एक हमारा परंपरागत तरीका होता है डेयरी फार्मिंग का, और उससे हम किस तरीके से वर्ष के अंत में या समय समय पर हम इस बात का अनुमान लगा सकें कि वास्तव में हमें इस व्यवसाय से लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम तुलना करने के लिए जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज हमें याद रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं लिखित में रहना चाहिए। और अभी जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर ये पूछा जाए कि लगभग एक सप्ताह पहले सुबह या शाम के भोजन के लिए क्या हमारी रसोई में तैयार हुआ था, तो हमें शायद अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है अच्छा क्या बना था। और यहाँ पर तो अगर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं और व्यवसाय का घाटा मुनाफा अगर हमें जो है जोड़ के निकालना है कि हमने कितनी पूंजी अपने घर से लगाई है और कितनी पूंजी की हमें प्राप्ति हुई है, तो इसका अनुमान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने सारे इन खर्चों का, इन चीजों का एक हिसाब रखना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जितनी भी हमारे डेयरी व्यवसाय में या डेयरी के लिए जितनी भी चीजें, वो पशु की खरीद से लेके चारा, भूसा, उसकी दवाई, इंजेक्शन, एआई कराना, सारी की सारी चीजों का जो अनुमान लगाना पड़ेगा हमें बाजार के आधार पर लगाना पड़ेगा। तभी हमें ये पता चलता है कि वास्तव में कितनी लागत इसकी आ रही है। अब ये अनुमान आप तभी लगा सकते हैं जबकि आप कहीं ना कहीं इसको आप नोट कर रहे हैं। अगर अभी डेयरी व्यवसाय में हम लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि जैसे हमारे माना जाता है कि जो लेबर होता है, श्रम के ऊपर एक अच्छा खासा खर्च होता है, लेकिन हमारे फैमिली से जो भी फ्री है 2 घंटे 4 घंटे, चाहे वो घर की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, 2 घंटे 4 घंटे काम करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस चीज को भी मतलब ऐड नहीं करते हैं, खर्चे में नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर उन सबको मिला के अगर जोड़ा जाए तो तब देखते हैं कि खर्चा किस तरीके से आता है। तो कुल मिलाकर किसी भी व्यवसाय में वास्तव में हमें मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, इस व्यवसाय का आगे मुझे विस्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसका एक रिकॉर्ड रखें। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इसको नोट करने की आदत डाल लें या लिखने की आदत डाल लें तो कुछ ना कुछ आए दिन हम बहुत आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे खर्चे जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और उनको कम करके हम अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम अपनी समस्त मदें जो हैं, जो भी खर्चे हैं या जो भी लागतें हैं, उनका एक हिसाब किताब अपने नोट करना शुरू करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेयरी व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता बहुत अधिक है। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि लाभ और हानि के विश्लेषण में अनावश्यक खर्चे कहाँ कहाँ हमारे हो रहे हैं उससे हमें ये पता चलेगा। और भविष्य में डेयरी व्यवसाय के विस्तार के लिए भी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया और जिसपे सर ने भी जोर दिया कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बैंक के पास जाएंगे, किसी भी एजेंसी के पास जाएंगे तो हमसे कहेंगे आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के ले आओ। प्रोजेक्ट तो हम तभी बना सकते हैं जबकि हमारी जानकारी जो है वो ठोस होनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे पास वो लिखित में होना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे इस साल कोरोना का कहर था, इसके पहले कुछ और था, तो हम साल दर साल जो है कैसे उस चीज को अनुमान लगाना चाहते हैं कि किस साल मुनाफा हुआ, घाटा हुआ, उसके लिए भी। तो ये कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि हमें इस बात के लिए जोर देते हैं कि हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। और अब रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने आपके सामने एक सूची दी है कि चूंकि डेयरी जो है वो खेती के ऊपर आश्रित है, तो आपको डेयरी यानी पशुपालन के साथ साथ खेती में भी छोटी छोटी रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, रिकॉर्ड के प्रकार के बारे में मैंने दिया है प्रेजेंटेशन में कि ये कितने प्रकार के हैं। और इसमें देखिए कि पहला हमने जो दिया है खेती के रिकॉर्ड रखने के उपयोगी प्रकार और दूसरा है पशुधन के रिकॉर्ड के रखने के उपयोगी प्रकार। तो खेती में क्या क्या हो सकता है? फार्म डायरी, एक छोटी सी डायरी, बहुत ही परंपरागत तरीका है और हमेशा जो हिसाब किताब के लिए हम यूज करते रहते हैं। दूसरा फसल रिकॉर्ड। फसल रिकॉर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए कि इसमें किस प्रकार से हम
हमारी उपज कितनी हुई, कितना खेत खाद का उपयोग किया गया, निराई गुड़ाई स्प्रे इन सब पे कितना खर्च हमारा आया है समय समय पर। इसके बाद एक और रिकॉर्ड हमें जो रखना चाहिए वो है हमारा फार्म आय का, कि कितना हमें किस तरीके से भूसा चारा ये सब जो अगर हमने बिक्री किया है जो अतिरिक्त रहा है हमारे खेतों से, और हेलो साल सर। भर में जो दूध की भी बिक्री हुई है। अगली चीज तो ये अभी मैंने बताया खेती के कार्ड, और पशुधन यानी हमारा जो डेयरी व्यवसाय के लिए जो पशुधन है उसमें क्या क्या है। पहला हो गया पशुधन सूची हो गया, यानी पशुधन खातों का उद्देश्य घाटा और आय में लाभ की निगरानी करना है कि किस प्रकार से बाजार मूल्य पर खरीद के ले आए हैं और किस तरीके से चल रहा है। दूसरा क्या है कि ब्यात दैनिक दुग्ध उत्पादन बिक्री की सूची, यानी कि ये लास्ट कब ब्याई थी हमारी गाय या भैंस, प्रतिदिन हमारा दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है, बिक्री कितनी हो रही है, इसका हमें प्रतिदिन का रिकॉर्ड जो है रखना चाहिए। चारा पशु रख रखाव के खर्च की सूची, यानी पशुओं में जैसे कि टीका लगाने की आवश्यकता हो रही है, एआई गर्भाधान कराने की आवश्यकता हो रही है, इन सब का भी हमें समय समय पे जो है एक रिकॉर्ड लगभग बना के रखना चाहिए। और ये हमारे खर्चे के अनुमान के साथ साथ हमारी योजना का भी एक हिस्सा है। अब ये प्रारूप आप किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे पहला प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है दैनिक दुग्ध की उपज के लिए। इसमें आप देखिए कि आप डेट वार महीना आप डाल सकते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और पहली तारीख है, कि आज की डेट में आपके पास दूध देने वाले जानवर कितने हैं, कितना उत्पादन हुआ है उसका, फिर आपने घर पे कितना यूज करके बिक्री के लिए कितना गया और कीमत उसकी कितनी आई, और ये चीजें आप गाय और भैंस का जो है अलग अलग करके आपने कर लिया है। इसी तरीके से एक प्रारूप मैं आपको और दिखाऊंगा, ये है स्वास्थ्य रजिस्टर, यानी इसमें जो है हमारे पशुओं का डेयरी के लिए जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें देखिए कि तारीख, पशु नंबर हमारा कौन सा है, वो उसके अगर रहे हैं तो क्या लक्षण रहे हैं, कौन सा रोग निकल के आया, परिणाम क्या रहा, पशु चिकित्सा का नाम यानी किस प्रकार का उसको जो है कौन सी बीमारी रही उसका दिया गया, और उपचार पर लागत, यही एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि हमने कितना खर्च किया, और ये चीज हमें याद भी नहीं रहती है, और इसमें हम लगातार तो वर्ष के अंत में या महीने के अंत में हमें ये पता चल जाता है इससे कि कितना खर्च हुआ है। फिर ये है एक हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये दैनिक फीडिंग रजिस्टर जो इसको बोलते हैं, कि कितने जानवर की संख्या है और हमने उसको हरा चारा कितना खिलाया है, जो भी है हरा चारा का स्रोत उसको सूखा चारा कितना खिलाया है, और पशु आहार में आपका कैटल फीड से लेके खनिज मिश्रण से लेके हर एक चीज आ जाती है, वो कितनी क्वांटिटी खिलाई है उसका भी हो सके तो हमें रिकॉर्ड जो है रखना चाहिए। और लास्ट में जो है जो हमारे बछड़ा या बछिया पैदा हो रही है उसकी जो है किस डेट पे पैदा हुई है उसकी नंबरिंग और उसका लिंग वगैरह, टीकाकरण की क्या स्थिति है, जन्म के समय उसको टीका कराया है नहीं कराया है, ये मोटी मोटी जानकारी है। अब जिग्नेश सर आप लोगों से आगे की बात करेंगे। अच्छा, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो रजिस्टर आपको दिखाए गए हैं वो कुछ सैंपल है, कुछ नमूने आपको दिखाए गए हैं। ऐसे इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आप ये रजिस्टर आप अपने हिसाब से कोई भी हिसाब रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप पर कुल मिला के ये है कि आपका जो कुल लागत है वो आपको जाननी बहुत जरूरी है, कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपका दूध उत्पादन आपके लिए मुनाफे का सौदा है कि नहीं है, वो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ कुछ जो चीजें हैं जो हमारे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कुछ और प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जैसे राशन बैलेंसिंग हो गया, या वैज्ञानिक रूप से आपको पशु को जो खिलाना है उसके बारे में बात हो गई, या उसके संवर्धन के बारे में बात हो गई, उनके ब्रीडिंग के बारे में बात हो गई, वो भी आप ध्यान रखिए। बिकॉज क्योंकि इन सब का भी आपके जो कुल लागत है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आप इसके साथ हम अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रहे हैं, हम अपनी चर्चा इसी के साथ खत्म कर रहे हैं। अब आपके पास अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। जी वक्र मंत्र जी। सर ये जो अभी रिकॉर्ड और जितने भी फॉर्मेट्स दिखाया है साहब ने, ये तो जनरली सभी लोग मेंटेन करते ही हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे प्रोफेशनली जो हम डेयरी फार्मिंग करें तो उसके लिए हमें किस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग करना है। बिकॉज ये तो एक जनरल है कि हाँ ठीक है हमने इतना फीड दिया, इतना ये मेडिकेशन किया, ये इतना हमने साइलेज यूज किया है,
लेकिन यदि प्रोफेशनली जो हम करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में जो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि किस तरह का फॉर्मेटिंग हमें करना है, किस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग करना है। थैंक यू। आप अगर ये जितने भी थे हमने जो चीजें बताई है, ये प्रोफेशनली आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उसी के लिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, जैसे हर एक पशु के बारे में आप पूरी डिटेल जानकारी, जैसे हमने बहुत सारे डेयरी एडवांस कंट्रीज में जो देखा है कि हर एक जानवर का सुबह में क्या खिलाया, शाम को क्या खिलाया, सुबह में कितना दूध हुआ, उसका फैट कितना है, उसका एसएनएफ कितना है, वो भी नाप के रखते हैं पशुओं के हिसाब से। हर एक पशु का अलग अलग, तो उस हिसाब से भी अगर आप करेंगे कि किसका सुबह का दूध ज्यादा कम, मतलब पूरा टाइम, हर एक टाइम का आप अगर उसका ब्यौरा रखेंगे तो आपको वो डेटा काम में इसलिए आएगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा पशु है जहां पे आपको क्या है कि दूध कम मिलना शुरू हो गया, उसके खाने पीने का खर्चा ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे करके आपको वो पूरा पता चलेगा। उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सब सहूलियत है और आपको वो उस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग करना है तो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। राइट जी, दूसरा एक चीज और था सर कि जैसे हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने काफी सारा चीज बताया, काफी इनपुट दिया इन्होंने। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम डेयरी फील्ड की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितने समय में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यस दिस डेयरी फार्म इज इन गुड कंडीशन। तो ये क्या हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड बना रखा है या कुछ है सर? वो धन्यवाद। वो आप अगर, हमने जो एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें हर एक साल के हिसाब से, जैसे 10 पशु है, 20 पशु है, जनरली ऐसा होता है कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वो स्वाभाविक है। तो आप अगर 10 पशु का अगर फार्म बनाते हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी आ जाएगा, अगर 20 का बनाते हैं तो थोड़ा लेट आएगा, और 50 का बनाते हैं तो और थोड़ा टाइम लगेगा आपको रिटर्न आने में। तो उस हिसाब से होता है। पर मैं ये मतलब एक समझ के बोल सकता हूं कि अगर साल का आपको, आपका जो भी पैसा लगा है उसका 15 से 20% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, देन डेयरी फार्मिंग से अगर वो रिटर्न आपको मिल रहा है तो वो एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। और कोई पूछना चाहेंगे प्रश्न? सर मेरा एक सवाल है। मैं जी, रोशन रोशन कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसका जो अगले आने वाले 5 सालों में अगर हम अपने पूरे देश की बात करें या आपने कहा बिहार झारखंड की बात करें तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है सर? ये मार्केट कितना ग्रो करेगा फाइनेंस के टर्म में, कि भाई आने वाले 5 साल में जैसे हम कह सकें कि ये 20% से ग्रो कर रहा है या 10% से ग्रो करेगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दूध का इंडिया में, अपने देश में जो मांग है वो बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही रहेगा आगे भी। हम ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा हुआ है कि ये बढ़ता ही रहेगा देश में दूध का, क्योंकि अभी जो दूध का क्षेत्र है, जैसे दूध और दूध पदार्थों का जो क्षेत्र है वो तकरीबन 10-15%, जो दूध पर कुछ कुछ तो जो दूध उत्पादक दूध प्रोडक्ट है वो तो 20-25% से बढ़ रही है, जैसे पनीर हो गई, चीज हो गई, आपका बाकी जो फ्लेवर्ड मिल्क और जो भी है। तो अभी जो, और हमारा, आप जानते हो हमारी जनसंख्या काफी अच्छी खासी है, तो दूध और दूध की पैदावार की वो जो पैदाश है उसका मार्केट तो अच्छा ही रहेगा और ये काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप जैसे दूध उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, आपके पास अगर आपके आसपास में कोई अच्छी कोऑपरेटिव सहकारी संस्था है, सहकारी दुग्ध संघ है, या जो हम बोले किसान के स्वामित्व वाली जो संस्थाएं हैं, प्रोड्यूसर कंपनीज, अगर उसके साथ या कोई फेडरेशन के साथ आप जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, दूध की मांग में कोई कमी नहीं होने वाली। और दूध का जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये सेक्टर का,
ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलिए। हमें डेयरी फार्म चलाना होगा तो उसमें गाय जरूरी है या भैंस? ज्यादा बेनिफिट किसमें मिलेगा हमें? ये तो डॉक्टर जिग्नेश जी बता। धन्यवाद। इसमें ऐसा है कि आपको जिस तरह से रेट मिलता है, आपकी वहां पे जो संघ है या आप जहां पे भी दूध की बिक्री करते हैं वहां पे किस तरह का रेट है, गाय का रेट ज्यादा मिलता है, भैंस का रेट ज्यादा मिलता है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गाय और भैंस के पालन में कुछ अंतर भी होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे गाय का जो हीट डिटेक्शन है जो हम एआई करवाते हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है भैंस के मुकाबले, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। आपको किस तरह का मतलब मार्केट मिलता है वहां पे, किस तरह का रेट मिलता है, आपका इसमें किस तरह से एक्सपर्टीज है, वो सब ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्थान की जलवायु क्या है। हाँ, और वहां पे जैसे कुछ जगह होती है जहाँ पे भैंस अच्छी नहीं चलती, जैसे आप कहीं पे भी दक्षिण भारत में चले जाओ, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे भैंस का दूध चाहिए ही नहीं, तो आप वहां पे भैंस रख के क्या करोगे, वहां पे गाय का दूध चाहिए। तो आपको वो सब ध्यान में मद्देनजर वो सब ध्यान में रख के आपको वो करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न सब समाप्त हो गए हैं। अब जो है मैं इसका जो है समापन का जो है करना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर जिग्नेश शाह और डॉक्टर आशुतोष सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू किया है और आपके सारे प्रश्न का उत्तर जो है वो सब बढ़िया है। प्रश्न भी बहुत बढ़िया थे और उत्तर भी बहुत बढ़िया दिए गए, तो उस बारे में भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोबारा जो है जिग्नेश शाह और डॉक्टर आशुतोष सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।